Hello students, this is CA Yashoda Sharma from My Future Academy. So प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि केमिकल प्रॉपर्टीज से हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. उसी का आगे हम कंटिन्यू करते हैं जिसमें हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज रिएक्शन विद एसिड एंड रिएक्शन विद बेस बाकी था. सो रिएक्शन विद एसिड, जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा सो वहाँ पर एक पॉपअप साउंड, एक कुछ पॉप साउंड प्रोड्यूस होगा और उस पॉप साउंड प्रोड्यूस होने की वजह से हम ये बता पाएंगे कि वो मेटल है. अगर नॉन मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वहाँ पर कोई भी पॉप साउंड प्रोड्यूस नहीं होता बर्निंग पे. सो इसीलिए वो हमें पता चल जाएगा कि वो नॉन मेटल है. अब ये पॉप साउंड क्यों प्रोड्यूस होता है? बिकॉज जब भी वहाँ पर मेटल एसिड के साथ रिएक्ट होता है वहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और ड्यू टू रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस होता है. लेकिन अगर नॉन मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगी, इसीलिए कोई पॉप साउंड भी प्रोड्यूस नहीं होगा. रिएक्शन विथ बेसिस, सेम रिएक्शन विथ बेस में भी यही है. मेटल रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है. सो जब मेटल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा दैट इज बेस के साथ, तो वहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और उसकी वजह से पॉपिंग साउंड रिलीज होगा. रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ बेसिस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए यहाँ पर आपके इस चैप्टर में वो अभी डिस्कस नहीं किया गया है, इसीलिए हम यहीं तक इसको स्टॉप रखेंगे. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग है. यहाँ से आपका ये बेस स्टार्ट होगा और आपके आगे आने वाले स्टैंडर्ड्स में बहुत काम आएगा. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जब भी दो मेटल आपस में रिएक्ट करते हैं, दो मेटल आपस में रिएक्ट करते हैं, तो जो हैवी मेटल होगा, हैवी मेटल मतलब जो हाईली रिएक्टिव मेटल होगा, सपोज मैं अभी छोटे जो लेस रिएक्टिव मेटल है उसको मैं स्मॉल सर्कल बना रही हूँ और जो हाईली रिएक्टिव मेटल है उसको मैं बिग सर्कल बना रही हूँ, राइट. सो हमेशा क्या होता है, जो हाईली रिएक्टिव मेटल होता है वो स्मॉल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है, राइट. लेकिन कभी भी लेस रिएक्टिव मेटल हाईली रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर सकता. जैसे कि हमें पता है सोडियम, सोडियम इज़ वेरी हाईली रिएक्टिव, बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है, राइट. तो सोडियम हमारा हो गया हाईली रिएक्टिव मेटल. इसको एक एक्टिविटी के साथ परफॉर्म करेंगे तो बहुत ही इजीली समझ में आएगा. यहाँ पर क्योंकि सारे मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, इसीलिए यहाँ पर 5 बीकर्स लिए हैं और उसके अंदर 50 ml ऑफ वाटर पोर किया है, राइट. 50 ml ऑफ वाटर डाला है. अब हम इन मेटल्स का रिएक्शन देखेंगे. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इन सारे मेटल्स में क्या क्या है. सो ABCDE मेटल है, बीकर है जिसके अंदर CuSO4 एक मेटल है, कॉपर सल्फेट. उस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर हमने डाले जिंक ग्रैनुअल्स, राइट. दोनों यहाँ पे मेटल है, कॉपर सल्फेट भी मेटल है, जिंक ग्रैनुअल्स भी मेटल है. दूसरा बीकर है उसके अंदर कॉपर सल्फेट है और आयरन नेल है. आप इसमें इन सारे जो इनके फॉर्मूलाज हैं आप उनको भी नोट करते जाएंगे. कॉपर सल्फेट इज CuSO4, जिंक के लिए यूज होता है Zn, कॉपर सल्फेट अगेन CuSO4, आयरन के लिए है Fe, जिंक सल्फेट ZnSO4. यानी आप एक चीज देख सकते हैं, सल्फेट के लिए क्या यूज होता है SO4 और जिंक के लिए क्या है Zn. तो थर्ड बीकर में है ZnSO4 दैट इज जिंक सल्फेट प्लस कॉपर टर्निंग दैट इज Cu, कॉपर के लिए यूज होगा Cu. आयरन सल्फेट प्लस कॉपर टर्निंग एंड जिंक सल्फेट प्लस आयरन नेल. सो हम यहाँ पे देखेंगे अगर कॉपर सल्फेट के अंदर जिंक ग्रैनुअल्स डाले गए तो उसका रिएक्शन किस तरीके से होगा. तो इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास एक आंसर आएगा जिसको हम बोलेंगे सबमेशन. तो ये प्लस ये कॉपर सल्फेट प्लस जिंक ग्रैनुअल्स करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, हम वो देखते हैं. हमें ये चीज़ पता है कि मेटल डिस्प्लेसेस अनदर मेटल. हम यहाँ रीड रहे हैं, मेटल डिस्प्लेसेस अनदर मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड इन एक्वस सोल्यूशन. मतलब वाटरी सोल्यूशन जब होता है, लिक्विड सोल्यूशन होता है, वहाँ पर जो हाईली रिएक्टिव मेटल होता है वो दूसरे मेटल को रिप्लेस करता है. यहाँ पर जो हमारे पास फर्स्ट है वो है CuSO4 प्लस Zn. तो
यहाँ पर जो जिंक है वो हाईली रिएक्टिव मेटल है। हमें अभी खाली इतना याद रखना है, आपके नेक्स्ट स्टैंडर्ड में पूरी टेबल रहेगी जिसमें आपको पूरा लर्न करना रहेगा कि कौन सा मेटल कितना ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है, तो उसको देखकर आप इन सारे इक्वेशंस को इजीली सॉल्व कर पाओगे। लेकिन यहाँ पर जो आपके पास 4 इक्वेशन है, हम उनको ज़्यादा अच्छे से अभी करेंगे, 5 इक्वेशन। सो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि जो जिंक है वो ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है। कॉपर और जिंक में जो ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है वो है जिंक, और कॉपर लेस रिएक्टिव है। अब क्योंकि यहाँ पर कॉपर सल्फेट है, इसीलिए जिंक क्या करेगा, कॉपर को अलग कर देगा और सल्फेट के साथ जाके अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा, सबमिशन क्या आएगा, ZnSO4, क्योंकि जिंक क्या करेगा, सल्फेट के साथ जाके मिक्स हो जाएगा और कॉपर को अलग हटा देगा। कॉपर उसी सोल्यूशन में हमें एक पाउडर्ड फॉर्म में दिखेगा, राइट। क्यों जिंक ने कॉपर को हटा दिया, क्योंकि जिंक हाईली रिएक्टिव मेटल था, इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा, ZnSO4 प्लस Cu, राइट। सो यहाँ पर कॉपर सल्फेट डिसअपियर एंड अ पाउडरी रेड मास ऑफ कॉपर इज डिपॉजिटेड एट द बॉटम ऑफ द बीकर। जैसे ही ये रिएक्ट करेंगे हमारा जो सोल्यूशन होगा वो जिंक सल्फेट बन जाएगा, और नीचे बीकर के नीचे हमारा जो भी पाउडर्ड फॉर्म में होगा वो होगा हमारा कॉपर, राइट। सेम गोज विथ बी, हमारे पास कॉपर सल्फेट है और आयरन है। अगेन कॉपर और आयरन में आयरन इज अ हाईली रिएक्टिव। सो यहाँ पर भी हमारा क्या होगा, आपका इस पर नहीं दे रखा है सोल्यूशन, हम यहाँ पे खुद से सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पर है हमारा CuSO4 प्लस Fe, तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा FeSO4, क्योंकि Fe ने Cu को रिप्लेस किया, प्लस Cu, ये होगा हमारा सेकंड का भी आंसर। क्यों, बिकॉज Fe इज हाईली रिएक्टिव देन कॉपर। थर्ड, जिंक एंड कॉपर। अब हमें पता है कि यहाँ पर जिंक और कॉपर में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, जिंक, क्योंकि हमने यहाँ पर देख लिया था कि जिंक हाईली रिएक्टिव है। इसी वजह से यहाँ पर दोनों अगर रिएक्शन करेंगे तो कॉपर जिंक को नहीं हटा पाएगा, राइट। क्यों, क्योंकि उसमें कम पावर है, एक होती है ज़्यादा पावर, एक होती है कम पावर। कॉपर में बहुत ही कम पावर है, बहुत ही लेस रिएक्टिव है, इसीलिए कॉपर जिंक को सल्फेट से नहीं हटा पाएगा। इसीलिए सी बीकर में नो चेंज, कोई भी चेंज हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा, राइट। सो यहाँ पर there could have been displacement of zinc by copper in the beaker C and by iron in the beaker E. Similarly, iron could be displaced by copper in the beaker D. Since we do not see any change in the beaker C, we can infer that, यहाँ पे बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि वहाँ पर रिएक्शन हो, डिस्प्लेसमेंट हो, लेकिन हम यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं देख पा रहे हैं। क्यों, क्योंकि इससे हम ये इन्फर कर पाते हैं दैट कॉपर इज नॉट एबल टू रिप्लेस जिंक। हम इस कंक्लूजन पे पहुंच गए थे कि जिंक और कॉपर में कौन ज़्यादा पावरफुल है, जिंक, राइट, और कॉपर कम पावरफुल है। पावरफुल मतलब रिएक्टिव, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर कम रिएक्टिव है, इसीलिए कॉपर जिंक को नहीं हटा पाएगा। कॉपर इज नॉट एबल टू रिप्लेस द जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट। बट वाई, ऐसा क्यों, बिकॉज जिंक कैन रिप्लेस द कॉपर इन द बीकर। जिंक, वो अब हम समझ गए कि जिंक क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए जिंक अगर कॉपर सल्फेट होता तो जिंक कॉपर को हटा देता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे जिंक सल्फेट है इसीलिए कॉपर जिंक को नहीं हटा पाएगा। और ये सेम चीज़ हम एप्लीकेबल कर सकते हैं बाकी के बीकर्स में। यहाँ पर जो और तीनों बीकर्स में है वो यही है, कॉपर है, तो अगेन कॉपर कम पावरफुल है, दैट इज कम रिएक्टिव है जिंक से। आयरन की अगर बात करें तो अगेन आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए बीकर बी में आयरन ने कॉपर को हटा दिया था, लेकिन यहाँ पर कॉपर आयरन को नहीं डिस्प्लेस कर पाएगा, राइट। जिंक और अगर हम आयरन की बात करें तो यहाँ पर भी हम ये चीज़ देख रहे हैं कि कोई भी चेंज नहीं हुआ है, तो इससे हम ये इन्फर कर सकते हैं कि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है और आयरन कम रिएक्टिव है, इसीलिए हमें यहाँ पर नो चेंज दिया गया है। तो इससे हम ये इन्फर कर सकते हैं कि जिंक हाईली रिएक्टिव है। फर्स्ट नंबर पे जो सबसे पावरफुल है वो है जिंक, सेकेंड नंबर पे जो है वो है आयरन, और थर्ड नंबर पे आता है हमारा कॉपर, Cu, राइट।
नेक्स्ट हमारे पास है यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। सो फर्स्ट यहाँ पे हमें मेटल्स के पैराग्राफ में दे रखे हैं। मेटल्स आर यूज्ड इन मेकिंग मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन्स, ट्रेन, सैटेलाइट, इंडस्ट्रीज, गैजेट, कुकिंग यूटेंसिल्स, वाटर बॉडीज एक्सेट्रा। मेटल्स बहुत जगह पे यूज आते हैं, लेकिन अब हम नॉन मेटल्स के कुछ यूजेस देखते हैं। एसेंशियल फॉर आर लाइफ फॉर ऑल लिविंग बीइंग इनहेल ड्यूरिंग द ब्रीदिंग। हम जो भी इनहेल करते हैं, ब्रीथ करते हैं, उसके अंदर हम नॉन मेटल्स भी ब्रीथ करते हैं, तो हमारे इनहेल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉन मेटल यूज इन फर्टिलाइजर टू एनहांस द ग्रोथ। नॉन मेटल फर्टिलाइजर्स की तरह भी यूज किया जाता है फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। नॉन मेटल वाटर प्योरिफिकेशन प्रोसेस में भी यूज किया जाता है। नॉन मेटल इज यूज इन द नॉन मेटल यूज इन द पर्पल कलर्ड सोल्यूशन विच इज अप्लाइड ऑन द वूंड एज एंटीसेप्टिक। हमारे जो लग जाती है, हमारे जो वूंड्स होते हैं, उस पर भी नॉन मेटल्स को अप्लाई किया जाता है एज अ एंटीसेप्टिक। नॉन मेटल यूज इन द क्रैकर्स। नॉन मेटल को क्रैकर्स में भी यूज किया जाता है, राइट। सो ये हो गए हमारे कुछ मेटल्स और नॉन मेटल्स के यूजेस। आप और भी अपनी डेली लाइफ में कुछ देख के नॉन मेटल्स के यूजेस ऐड ऑन कर सकते हो। इसमें आपको कोई भी डाउट हो, कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में डाउट हो, या फिर आपको कोई मेटल नॉन मेटल कहीं पर भी आपको जो भी डाउट्स हो, आप डेफिनेटली मैसेज कर सकते हैं या फिर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।